नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। एक राष्ट्र एक चुनाव की मांग पुरानी है। 43 साल पहले चुनाव आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसका प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन तब बात बनी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही इस दिशा में जतन शुरू किए और करीब एक दशक बाद वो दिन आया जब एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ा बिल देश की शीर्ष सदन लोकसभा में पेश हुआ। सरकार अभी सिर्फ एक पायदान आगे बढ़ी है। बिल की मंजूरी में अभी और भी बाधाएं हैं। क्या एक साथ हो सकेंगे चुनाव? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। आजाद भारत में शुरुआती 4 चुनाव एक साथ हुए। व्यवस्था में बदलाव हुआ। 1967 में जब कहीं राज्य की विधानसभा को भंग करना पड़ा तो कभी लोकसभा चुनाव ही पहले करा लिए गए। आलम ये हो गया कि अब देश में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता ही है। हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं के चुनाव हुए। अगले साल दिल्ली और बिहार की बारी है। ये सिलसिला अनवरत रहने वाला है। हर साल होने वाले चुनाव न सिर्फ राज्यों बल्कि राजनीतिक दलों की माली हालत को भी प्रभावित करते हैं। प्रशासनिक तंत्र की ऊर्जा, आचार संहिता के चलते विकास कार्यों में बाधा सहित ऐसे कई कारण हैं जिन्हें खत्म करने एक साथ चुनाव पर अहम सहमति बनाने का जतन पूरी गंभीरता से किया जा रहा है। इस बिल को संसद में मिला बहुमत इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आजादी बाद 4 चुनाव हुए थे एक साथ। साल 1967 में गड़बड़ाई चुनावी व्यवस्था। हर साल होने वाले चुनाव ने बढ़ाया खर्च। चुनाव के दौरान विकास कार्य हुए बाधित। राजनीतिक दलों का खर्चा भी बढ़ता रहा। बहुमत बना तो आगे एक साथ होंगे चुनाव। एक ही बार में चुनाव की परिपाटी दुनिया के आधा दर्जन अन्य देशों में भी कायम है। भारत में इस दिशा में प्रयास के लिए बनी समिति ने भी इन देशों के अध्ययन के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी। इसके सुझावों पर अमल के लिए देश अभी सिर्फ एक पायदान आगे बढ़ा है। राह में बाधाएं भी हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के हित के इस काम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन में सफल होंगे। तो चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वानी जी जुड़ी हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका जी जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वानी जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, आपसे जानूंगी, एक देश से जुड़ा, एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल देश के शीर्ष सदन यानी लोकसभा में पेश हुआ। इसको लेकर पहले आपकी मैं राय जानूंगी, आपसे समझूंगी कि एक देश एक चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार और मेरे साथ जो लोग इस डिबेट में जुड़े हैं आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, ये एक बहुत ही मैं साधुवाद देती हूँ अमित शाह जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये एक बहुत अच्छा कदम उठा रही है सरकार और इसे बहुत वर्षों पहले करना चाहिए था, क्योंकि अनेकों तरीके के फायदे पूरे देश को होंगे वन नेशन वन इलेक्शन करने से। हम ये जान लेते हैं कि एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो जब इलेक्शंस होते हैं पॉलिसी पैरालिसिस आज हो जाती है। खर्चा होता है लॉजिस्टिक्स पे, सिक्योरिटी पे, मैन पावर पे। उसके अलावा बहुत सारे शिक्षा कर्मियों को इस ड्यूटी पे लगाया जाता है, बच्चों का भी बहुत नुकसान होता है और पार्टी और उम्मीदवार का भी खर्च कम होता है। जहां हम सरकार का खर्च बचा रहे हैं वहां यहाँ भी फायदा दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और नेक पहल है। इस देश ने हमेशा संविधान के प्रति अपना समर्पण अर्पित किया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से ये चीज का उल्लेख करती आई है कि हम संविधान को बिल्कुल गड़े हुए चल रहे हैं और ये हमारे लिए गौरव, बौद्ध और संकल्प लेने वाला क्षण है, क्योंकि ये विवेकानंद जी की जो भविष्यवाणी थी देश के बारे में, इस भारतवर्ष के बारे में, वो अब सत्य होती नजर आ रही है। जी चलिए अंबिका जी, मैं आपके पास आऊंगी। वानी जी से सुना आपने उन्हें तमाम फायदे, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के अगर हम नेताओं की बात करें तो देखिए सभी एक देश एक चुनाव के बारे में तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह जरूरी है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो नेता है, लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों?
सृष्टि जी के जो ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इस विधेयक को लाए, राज्यसभा में पेश किया, पास हो गया, लोकसभा में लाए, अब इसके बाद देर सवेरे बन ही जाएगा। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये चाहिए था कि इसमें राष्ट्रीय सहमति ले लेते, हमारे विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से को विश्वास में ले लेते, देश के तमाम बुद्धिजीवियों से और समाज के विभिन्न समाज के तमाम चिंतकों से, विचारकों से, समाज सेवियों से, पत्रकारों से राय ले लेते कि अब देश का ये मानस इस प्रकार का है इस समय, या देश में इस प्रकार का माहौल है कि वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना को साकार रूप से यहाँ लागू किया जा सकता है। जब ये महाराष्ट्र में और झारखंड में तो एक साथ चुनाव करा नहीं पा रहे हैं, पूरे देश के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव एक साथ कैसे करा सकते, क्या है व्यवहारिक रूप से संभव है, क्या इस प्रकार की तैयारियां, इन्होंने माकूल तैयारियां कर ली हैं। दूसरा, ये लोग कहते हैं कि इसमें हमारा वित्तीय घाटा कम होगा, माने हमें आर्थिक रूप से जो ज्यादा नुकसान हमारे ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है वो नहीं होगा। तो अगर आर्थिक बोझ पड़ता है, देश में चुनाव ही ये बंद करा दें, चुनाव ही खत्म करा दें। हमें ऐसा लग रहा है कि यह पूंजीवादी सोच की है सरकार, अमेरिका जैसी प्रणाली इस देश में लागू करना चाहती है। जो संसदीय प्रणाली है हमारी, उसको धीरे धीरे कमजोर करके प्रेसिडेंशियल प्रणाली की ओर देश को बढ़ाना चाहते हैं, और ये देश में कभी संभव हो नहीं सकता। देश का जो लोकतांत्रिक हमारा जो मिजाज है, जो लोकतंत्र हमारे देश के जन जन में रचा और बसा है, उसको किसी प्रकार से हमारी कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होने देगी। अब आप सृष्टि जी यह भी बता दीजिए कि इन ऐसी स्थिति में क्या होगा। इन्होंने लोकसभा विधानसभा के चुनाव करा लिए और बीच में कहीं कोई विधानसभा अस्थिर होती है और एक आध साल बाद वो सरकार गिर जाती है, तो फिर अगला चुनाव क्या 5 साल के लिए कराएंगे या एक केवल 2 साल या 2.5 साल 3 साल के लिए कराएंगे? इसके बारे में भी तैयारी देखिए, कोविंद कमेटी ने बैठकर पूरी ये रिपोर्ट तैयार की है अंबिका जी, और इसमें तमाम ये जो पैरामीटर्स की आप बात कर रहे हैं, इन पैरामीटर्स के बारे में भी जिक्र किया हुआ है। लेकिन क्योंकि सरकार है इसलिए कोई बिल लाना चाहती है, इसलिए उसका विरोध करना है, ये तो सही नहीं ना, क्योंकि देखिए आप भी जनता हित के लिए आप काम कर रहे हैं या नहीं? ये देश विभिन्न, सृष्टि जी, ये देश विभिन्नताओं का देश है। इस देश में अलग प्रकार का क्लाइमेट है, इस जगह जगह कहीं बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, कहीं बहुत कम सर्दी पड़ती है, कहीं बहुत ज्यादा बरसात होती है। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न माह में अलग अलग प्रकार का मौसम होता है। वैसे भी व्यवहारिक रूप से भी यह संभव नहीं होगा, और हमारे राज्य विधानसभा में हमारा जो वोटर है वो चाहता है कि हम अपनी मर्जी के उस समय नुमाइंदों को चुने। अब पूरा आप उस समय तो भ्रमित हो जाएगा नहीं, अब लोकसभा का वही होगा, विधानसभा का वही होगा, तो एकदम से भ्रमित होकर और एक भावना में बह के हमारा मतदाता वोट, यानी कांग्रेस पार्टी को ये डर है कि जनता कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार के चक्कर में कांग्रेस का पल्ला साफ ना कर दे, ये डर है। ये डर तो केवल ये है कि हमारा देश किसी भी स्थिति में प्रेसिडेंशियल प्रणाली की तरफ ना बढ़ पाए। हमारे देश में संसदीय प्रणाली लागू है, प्रणाली नहीं है अंबिका जी, क्योंकि देखिए ना, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों होंगे, लेकिन एक देश एक चुनाव, इससे पूरी जो अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए विकास कार्य भी बाधित होते हैं। और अगर आपने अभी मौसम का भी जिक्र किया कि ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के मौसम होते हैं। आपको याद होगा इस बार भी गर्मी के समय जब चुनाव हो रहे थे और लोग वोट डालने नहीं जा पा रहे थे, तभी इलेक्शन कमीशन ने पूरी तैयारी की थी और पूरी प्लानिंग के साथ, ताकि लोगों को सुविधाएं रहे। यानी वहां पर अगर हम देखें तो ग्लूकॉन डी से लेकर तमाम व्यवस्था की गई थी, और ताकि जनता को परेशानी ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आके वोट डाल सके। तो इसकी तैयारी इलेक्शन कमीशन करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता पे ये बोझ बढ़ाने के लिए, जनहित में ही है ये। सृष्टि जी, ये बता दीजिए कि अभी ये सरकार में आए हैं, इनके पूरे जितने वोटर के वोट की संख्या है वो 50% से अधिक है क्या? ये सत्ता में आ गए, किसी प्रकार से गठजोड़ करके आ गए, जैसे भी आ गए वैसे आ गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ पूरे देश चाहता है, पूरा देश का मानस है
इनको राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता थी, पूरे देश में इस प्रकार की बहस होना चाहिए थी, एक आध साल माहौल बनता, इसके बाद लागू होते। अगर व्यवहारिक कठिनाइयां नहीं होती तो 1952 से और 57, 62, 67 तक ये प्रयोग होता रहा, लेकिन वो प्रयोग सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाया। हमारे यहाँ उसके निष्कर्ष ठीक नहीं निकले, तमाम व्यवहारिक कठिनाइयां आई, इसके बाद ही तो वो बंद हुआ। तो ये सारी बातों पर इनको विचार करना चाहिए। देश को विश्वास में क्यों नहीं लेते हैं, मनमाने तरीके से एकदम से अपनी मर्जी थोप देते हैं। ठीक है, चलिए हमारा कहना है। आपकी बात सुनी मैंने, मैं अभी आऊंगी आपके पास एक बार फिर से। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है। रवि जी, मैं आपसे लूंगी इस पर प्रतिक्रिया, आपने दोनों को सुना। देखिए, बिल्कुल सृष्टि, हालांकि अब उसमें मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन इस तरह की निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है, जैसे शर्मा जी के बयानों से वो जो बात सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, इसको लेकर रामनाथ कोविंद यानी पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक समिति बनी, उसमें सभी दलों के लोग थे। उस समिति ने आधा दर्जन से ज़्यादा देशों का अध्ययन करा। उस समिति ने 47 दलों के लोगों से बातचीत करी, उनकी राय ली। उन 47 दलों में से 32 इसके समर्थन में है, 15 इसके विरोध में उन्होंने राय जताई। वो भी रिपोर्ट में है, 18,000 पेजों की जो रिपोर्ट समिति ने सौंपी है, उसमें इन तमाम बातों का जिक्र है। और इसके अलावा देखिए, एक बड़ी बात जो है, जो संदेह जताया जा रहा है, उसको लेके एक फार्मूला भी दिया गया है कि पहले चरण में विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे, दूसरे चरण में 100 दिन बाद नगरीय निकायों के जो चुनाव होते हैं स्थानीय स्तर के, वो चुनाव होंगे। अब जहां तक जो संदेह जताया जा रहा है कि अगर कोई विधानसभा बीच में भंग हो जाती है, उसको लेकर भी फार्मूला जताया गया है कि जब वो भंग होती है तो चुनाव जो है उतने दिन के लिए ही होंगे जब तक कि उसका कार्यकाल होता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि किसी दल को ये नुकसान है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो खैर जनता तय करती है, चाहे वो चुनाव। अब सवाल यही है कि देखिए, अगर किसी राज्य में मान लीजिए 2027 में चुनाव होते हैं और अगर 2029 में एक साथ चुनाव कराए जाने हैं, तो निश्चित तौर पर वो चुनाव फिर आगामी 2.5-3 साल के लिए होंगे। अब उसमें बीजेपी अगर जीतती तो बीजेपी को भी नुकसान है, कांग्रेस जीतती तो कांग्रेस का भी कार्यकाल उतना ही रहने वाला है, या कोई और तीसरा दल जीतता है तो उसका कार्यकाल भी उतना ही रहने वाला है। तो नुकसान ऐसा नहीं है कि किसी एक को है या किसी एक को फायदा है। सवाल यही है कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इस मामले में इतनी सारी चीज़ों की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, धन की बचत होती है, और जो विकास कार्य बार बार बाधित होते हैं उनकी बचत होती है, तो इसमें बुराई क्या है। मुझे लगता है कि अब जो इसको लेकर जो लोग विरोध जता रहे हैं वो केवल आशंकाओं पर आधारित है कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। कल तो एक सांसद साहब कह रहे थे कि देखिए, अगर 400 प्लस आ जाते तो ये तो बिल जैसा ही हो जाता। मतलब कुछ भी आप सोचिए कि कोई तर्क होगा। अगर रामनाथ कोविंद समिति ने अगर 47 पार्टियों से बात की है, उनके प्रतिनिधियों से बात की है, और उसमें से 32 अगर उसके समर्थन में खड़े नजर आए हैं, तो तब भी तो वही राय रही होगी ना। 15 जरूर विरोध में खड़े नजर आए, लेकिन 32 ने बहुमत तो समिति के सामने उस पहले ही साबित हो चुका है। अब सवाल यह है कि इसको लेकर जो संशोधन होने हैं, तो कल जो प्रस्ताव आया है वो संविधान संशोधन का प्रस्ताव आया है, और अब वो जेपीसी की कमेटी में जाएगा। यानी पहले ही प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि ऐसा नहीं कि एकदम से इसको फोर्सफुली लागू ही कर देना है, कि नहीं एन कैन तरीके से बिल को पारित करा लेना है। उन्होंने पहले ही कहा कि कल भी इस बात का जिक्र कानून मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाए, और आप देखिए कि उसको ज्वाइंट जेपीसी की बैठक में भेजा जा रहा है। उस जेपीसी की जो कमेटी जो होगी उसमें सभी दलों के लोग होंगे। जाहिर बात है कि इसके बाद जो विचार आएंगे उन विचारों को भी आगे इसमें शामिल किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें देश में एक राय बनाने की बात नहीं, इसके अलावा पूरे देश में एक राय बनाने की बात भी हुई है। हर राज्य में इसको लेकर कार्यक्रम होंगे, यानी एक मत बनाने की पूरी कोशिश कहीं ना कहीं जनहित के जुड़े मुद्दे को लेकर की जा रही है। इसमें एक तरफा कह देना कि भाई ऐसा है या इस तरह की आशंकाएं जाहिर कर देना, मुझे लगता है कि शायद ये बहुत जल्दबाजी है जो लोग ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अगर इसमें बड़ा जनहित है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसका पूरा फायदा बीजेपी को तो होना नहीं है, ना कांग्रेस को होना है, ना किसी तीसरे दल को होना है। तो फिर सवाल ये कि सवाल क्यों? अगर ये जनहित में है, देश हित में है, देश का खर्च बचाने वाला है, समय बचाने वाला है, ऊर्जा बचाने वाला है, और बहुत सारी चीज़ों की बचत करने वाला, विकास कार्यों को बाधा नहीं आने वाला है, तो फिर इस पर सवाल क्यों?
और सवाल यही है सृष्टि की कई चीज़ें केवल विरोध करने के लिए विरोध होती है, क्योंकि चूंकि देखिए 83 में चुनाव आयोग ने इंदिरा जी के सामने भी ये प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस वक्त उसको खारिज कर दिया गया। तो शायद हो सकता है कि वजह ये है कि भाई हम नहीं कर पाए, अब ये मोदी जी कैसे कर देंगे इस काम को। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें हैं। अब सियासत में ये सब चूंकि होता है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी कहीं नहीं करती है, अगर कांग्रेस जहाँ सत्ता में वहाँ बीजेपी भी इसी तरह की राजनीति करती है। सवाल वही है कि लेकिन जनहित के मुद्दे पर, देश हित के मुद्दे पर तो एक साथ खड़ा होना चाहिए, मेरा मानना है ये बात। बाकी तो खैर राजनीतिक दल अपनी अपनी राय जता ही चुके हैं और जता ही रहे हैं, इसको लेकर तमाम कुशंकाओं का दौर भी जारी है। लेकिन जहाँ तक है कि अगर इसको अगर सर्वव्यापी तौर पर सोचा जाए तो देखिए कई तरीके से मतलब देश के हित में ही है। राजनीतिक दल किसको फायदा हुआ? देखिए ज़्यादातर जो विरोध कर रहे हैं वो क्षेत्रीय दल विरोध कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को डर है कि अगर मान लीजिए उनके लिए 2.5 साल का मौका मिला या 3 साल का मौका मिला तो ऐसा ना हो वो सिमट जाए। लेकिन कम से कम राष्ट्रीय दलों को तो पूरी ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए इस मामले में, जो पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। और राष्ट्रीय दल 3 ही है इस समय, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है। तो लेकिन दिक्कत यही है कि देखिए और कुछ क्षेत्रीय दल सहयोग भी कर रहे हैं। टीएमसी ने इसमें देखिए कोई विरोध नहीं करा, समाजवादी पार्टी का भी कोई बड़ा विरोध इसमें सामने नहीं आया। कुछ दल हैं क्षेत्रीय दल जो इसका विरोध कर रहे हैं। जी चलिए अंबिका जी, आपके तमाम सवालों का जवाब तो रवि जी ने दिया है, और रवि जी की प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि देखिए जो कोविन कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है उनमें इन सभी बातों का जिक्र है। चलिए फिलहाल तो मैं वानी जी, मैं आपका रुख करूंगी, आपसे जानूंगी। आपने सुना था, अंबिका जी को सुना था, उनके जो आरोप सुने थे आपने, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंशियल रूल लाने की तैयारी है, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं अंबिका जी को दोष नहीं देती हूँ। जो इनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी की नीति है भ्रम फैलाना, डीप स्टेट की माउथ पीस बनकर वही चीजों को दोहराना और ऐसे गलत नैरेटिव्स को गढ़ना, तो अंबिका जी ने भी वही किया है। विभिन्नताओं का ये देश है और हम ये भी जानते हैं कि हमारे संविधान सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी संविधान है, और ये जो भ्रम फैलाने वाली राजनीति है तो वो इसलिए कांग्रेस उसका एक सहारा लेती, उसके आधार पे अपने वक्तव्य रखती है, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा नेता प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला नहीं है, एक विराट व्यक्तित्व वाला नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे सके। इनके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। परिवारवाद की राजनीति के आधार पे इन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ तक चलाई है। मैं आपको 2 या 3 उदाहरण देती हूँ। 1957 में कांग्रेस केरला हार गई थी, वहां का चीफ मिनिस्टर नंबूथरी पद बने थे, तो ये जानते हैं किस पार्टी से थे। जब राजीव गांधी इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद प्रचंड बहुमत से जीते थे तो क्या हुआ था? राष्ट्रीय स्तर पर तो वो जीते थे, परंतु तमिलनाडु हारे थे। तो ये भ्रम फैलाना बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये किस तरीके का तर्क दे रहे हैं। और समझदार है हमारे जनता, समझदार है हमारा वोटर का जो पॉपुलेशन है, क्योंकि वो जानते हैं कि किस मुद्दे पे, किस आधार पे उन्होंने पार्टी के कैंडिडेट्स को चुनना है, किस विचारधारा को उन्होंने स्वीकारना है। और हम अभी 24 के इलेक्शन में भी देख चुके हैं कि ये विचारधारा ही नहीं, ये देश के बारे में चिंतन करके, उसके बारे में मंथन करके फिर वोट दिया गया है। तो इस देश की सुरक्षा, आंतरिक बाहरी, देश में विकास, देश का आगे जाके वर्चस्व जो होगा पूरे विश्व में, समाज में, उसके बारे में जनता चिंतन कर रही है। और अगर ऐसे होता तो आपने भी अभी कहा कि हम लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो था परिणाम, उसमें थोड़ा सा हमने चोट खाई है। पर उड़ीसा में क्या हुआ, सब जानते हैं उड़ीसा में क्या हुआ। तो जरूरी नहीं है कि ये जो बोल रहे हैं उसका कोई आधार भी हो। मैं तो आपको इतना स्पष्ट बोल रही हूँ कि ये देश के हित के लिए है। ठीक है वानी जी, मैंने आपको सुन लिया। अंबिका जी, आपकी तरफ रुख करूंगी मैं। वानी जी ने आपके तमाम सवालों का जवाब दिया, तमाम आरोपों का जवाब दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सृष्टि जी, हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारा राष्ट्रीय हित देखती है। ये लोग अपना राजनीतिक हित देखते हैं। 1952 से लेके 1967 तक जितने भी 4 चुनाव हुए हैं इस देश में, उस समय विधानसभा और लोकसभा के साथ साथ चुनाव हुए। और आपको याद होगा, हमारे अवस्थी साहब बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि वो उस
4 चुनाव के दौरान हमारी कांग्रेस पार्टी की ही सत्ता थी। ऐसी कोई वजह नहीं थी। हमारा राजनीतिक सोच होता तो हम इस प्रणाली को खत्म कैसे करते, हम इस व्यवस्था को कैसे खत्म करते। हम तो इस व्यवस्था को चालू रखते अगर अपना राजनीतिक हित सोच रहे होते। निश्चित रूप से कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हुई, कुछ परेशानियां हुई, तो इस व्यवस्था और ये व्यवस्था आगे नहीं चल पाई और देश में अलग अलग समय पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वहां की जलवायु के अनुसार, वहां की परिस्थितियों के अनुसार होते गए और कांग्रेस ने राष्ट्र हित में इस प्रकार के प्रयास किए। कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर मानना है कि आपका 1 नेशन 1 इलेक्शन जो भी आपका एजेंडा है वो संविधान विरोधी एजेंडा है और हम संविधान की मूल भावना के खिलाफ जो भी दल जाएगा या जो भी सरकार जाएगी उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। निश्चित रूप से आप राष्ट्रीय सहमति लें, सबको विश्वास में लें, इस बात को भरोसा देश को दिलाएं इस बात का कि हम प्रेसिडेंशियल प्रणाली की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। इस देश में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं, आप भी प्रतिबद्ध रहिए और इसी में देश का कल्याण है और देश की भलाई है और देश की पहचान है और देश की सार्वभौमिकता है। मेरा केवल यही इस अवसर पर आपसे कहना है कि इसके पीछे अन्य कोई आपका राजनीतिक एजेंडा नहीं होना चाहिए। आपको बात करने में क्या दिक्कत है? यानी आप मान रहे हैं ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के फायदे हैं, ठीक है। आपने बोला कि भरोसा दिलाएं जनता को और सभी को कि प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लाना चाहिए, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन की अगर बात करें तो इससे आप मान रहे हैं ना कि फायदा है, जनहित के लिए ही है ये व्यवस्था हमारी क्यों बदल दी? ये व्यवस्था निश्चित रूप से व्यवहारिक कठिनाइयां हैं इसमें और आप अगर ये बात कहते हैं कि इससे आर्थिक रूप से हमारे ऊपर आर्थिक बोझ ज्यादा नहीं पड़ेगा तो देश में आम चुनाव होते हैं। संसदीय लोकतंत्र में चुनाव बहुत आवश्यक है, आम चुनाव बहुत आवश्यक है, इसलिए देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। देश का ये बुनियादी ढांचे की अंतरात्मा में जो बात है वो है आम चुनाव। देश के मतदाता अपनी मर्जी के अनुसार सरकार का गठन करते हैं, देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं और राष्ट्रपति बनाते हैं। तो कम से कम देश का जो मतदाता है उसका अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, उसकी भावनाएं सुरक्षित रहना चाहिए, उसे अपनी मर्जी का अपना नुमाइंदा चुनने का उसको अधिकार होना चाहिए। आप एकदम से चलिए ठीक है, मैंने आपको सुना। बानी जी आप कुछ कह रही थी संसद में, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, एक कमेंट बस। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अंबिका जी ने पूरे इस दिन अभी जो तथ्य दिए बिल्कुल गलत, क्योंकि जो ये 60 में इलेक्शंस होने की प्रणाली थी ये कब टूटी थी? इंदिरा गांधी जी के कारण टूटी थी और वो भी कांग्रेस की ही निजी स्वार्थ की भावना थी, क्योंकि वो हार को स्वीकार करने से डर रही थी। और अभी भी कांग्रेस की आगे के जो वर्ष है उनका भविष्य अंधकार में है, इसीलिए कांग्रेस भ्रम फैला रहा है। अंबिका जी आपने संविधान के बारे में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की, बट हमें खेद है कि आपकी पार्टी ना तो संविधान को ना अंबेडकर जी को इतनी मान्यता देती है। आप लोगों ने संविधान को अपनी घर की जागीर बना के रखा हुआ था। जी बानी जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है, तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। बानी जी आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, रवि जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो एक देश एक चुनाव को लेकर लोकसभा में इससे जुड़ा बिल पास हुआ है और पेश हुआ है यहाँ पर। अब आगे इस पर क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मतदाताओं यानी जनता के हित में ये फैसला बताया जा रहा है सरकार की ओर से और सरकार का कहना है कि ये जनता के हित में है। इससे जो चुनावी खर्च है उसमें बचत होगी और विकास कार्य से बाधित नहीं होंगे। तो तमाम इसके फायदे बताए जा रहे हैं, लेकिन लगातार विपक्ष इस पर विरोध जता रहा है। अब आगे इस पर क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।